चलिए दोस्तों, आज के क्लास में हम मैट्रिक के मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर त्रिभुज के प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे कि प्रमेय आखिर में प्रमेय होता क्या है और उसके पढ़े बिना हम कोई चैप्टर, जिस चैप्टर में अगर प्रमेय दिया है, अगर उस प्रमेय को हम नहीं पढ़ते हैं तो उस चैप्टर का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाएंगे सही से। इस तरह से तो कर ही लेंगे अगर केवल बता दिया जाए, लेकिन प्रमेय सिद्ध करने में हमें पूरी कॉन्सेप्ट मिल जाती है कि क्वेश्चन हमें किस तरह से बनाया जाता है और प्रमेय किस तरह से सिद्ध किया जाता है। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रमेय सिद्ध करने के लिए किस तरह भाषा लिखना होता है कि मैट्रिक में बढ़िया नंबर मिले, कौन सा स्टेप कब उपयोग करें कि अगला स्टेप हमें तुरंत मालूम चल जाए ताकि हमें आंसर तक जल्दी पहुंच जाए। और जैसे कि आज हम लोग थेल्स प्रमेय पढ़ रहे हैं तो इस प्रमेय पर किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, सब्जेक्टिव किस तरह से पूछेंगे और ऑब्जेक्टिव किस तरह से पूछेंगे, इनकी चर्चा आज के क्लास में होगी। और रोज इसी समय 10th का बैच का क्लास होता रहेगा, तो आप बने रहिए इसके साथ। चलिए शुरू करते हैं प्रमेय। देखिए, यह त्रिभुज चैप्टर का पहला प्रमेय है और त्रिभुज चैप्टर मैट्रिक में छठे चैप्टर पर दिया है, छठे नंबर पर दिया है, तो इसे प्रमेय 6.1 भी बोल सकते हैं। लेकिन इसे थेल्स ने दिया था। थेल्स एक यूनानी गणितज्ञ थे, उन्होंने दिया है था त्रिभुज में। उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने प्रमेय, देखिए दो प्रकार की चीज मैथ में पढ़ा जाता है, एक बिना सिद्ध किए हुए और एक सिद्ध किया जाता है। दोनों कथन सत्य होता है, लेकिन एक को सिद्ध हो जाता है उसे प्रमेय कहते हैं और जो सिद्ध नहीं होता है उसे अवधारणा कहते हैं। तो देखिए, तो हम आज लोग प्रमेय पढ़ेंगे। तो प्रमेय अर्थात क्या, जो कथन सिद्ध किया जा सके उसे प्रमेय कहते हैं। मैथ का वह कॉन्सेप्ट जिसे सिद्ध किया जा सकता है उसे ही हम प्रमेय कहते हैं। तो थेल्स ने त्रिभुज पर एक प्रमेय दिया था जो हमें 10th में पढ़ना है और यह बहुत इम्पोर्टेंट है। या तो यह एग्जाम में डायरेक्ट बोल देगा यह प्रमेय लिखने को या साबित करने को देगा, या इससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दे या सब्जेक्टिव, निश्चित है देगा ही देगा। तो हम इसे बहुत बारीकी से पढ़ेंगे और जानेंगे कि प्रमेय का भाषा कैसे बनाते हैं। देखिए, प्रमेय का कथन क्या है। कथन क्या है, किसी त्रिभुज में, कोई एक त्रिभुज है, उसमें एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। मान लीजिए एक त्रिभुज हम बना दे रहे हैं, यह कोई भी त्रिभुज हो सकता है, समबाहु विषमबाहु समद्विबाहु कोई भी हो सकता है। इसका नाम हम दे देते हैं ए, बी और सी। यह त्रिभुज हो गया। इसमें क्या दे रहा है, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर, तो हम इसके समानांतर भी खींच सकते हैं, इसके समानांतर भी खींच सकते हैं और इसके भी समानांतर खींच सकते हैं। तो हम इसके समानांतर खींचेंगे ताकि पढ़ने में सहूलियत होगी। समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को, अगर इसके समानांतर खींचेंगे तो अन्य दो भुजा यह हो जाएगा और यह हो जाएगा। इसके समानांतर खींचेंगे तो अन्य दो भुजा यह हो जाएगा। अगर हम इस पर इस तरह से रेखा खींचेंगे तो यह दोनों को विभाजित करेगी। तो भुजाओं को समान अनुपात, अनुपात क्या होता है, जैसे मान लीजिए समान अनुपात का मतलब 3/5 है, तो इसका समान अनुपात क्या होगा, समानुपाती क्या हो जाएगा, इसका गुणज ही कोई होगा, या 6/10 हो, लास्टली कटाया जाए तो इसके बराबर आ जाता है। तो यही समान अनुपात होता है। तो समान अनुपात में विभाजित करती है। हमारा प्रमेय यह है और हमें सिद्ध करना है। देखिए, किसी भी प्रमेय में का दो पक्ष होता है, एक दिया रहता है और दूसरा सिद्ध करना होता है। अर्थात एक दिया रहता है और दूसरे से निष्कर्ष निकलता है। तो हम इसमें देखेंगे कि दिया क्या है और निष्कर्ष क्या निकल रहा है। देखिए, इसमें दिया है एक त्रिभुज दिया है, एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा, एक समानांतर रेखा खींच दे रहे हैं, इसके समानांतर खींच रहे हैं, यह रेखा हो गया खींची गई रेखा। अन्य दो भुजा इसके समानांतर खींचे हैं तो अन्य दो भुजा ए बी और ए सी है, उसको समान अनुपात में बांटती हैं। तो यहाँ दिया क्या है, एक भुजा के समानांतर, देखिए समानांतर खींची गई रेखा, ये इतना दिया हुआ है और बता क्या रहा है, दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। अर्थात हमें दिया है कि इसके समानांतर यह है और इससे निष्कर्ष क्या निकल रहा है, यह समान अनुपात में विभाजित हो जाती है। हमें
जो दिया है वो बता दिए और जो प्रूव्ड करना है वो बता दिए। इतना हर एक थ्योरम में होता है, एक पक्ष होता है दिया गया रहता है और दूसरा पक्ष होता है निष्कर्ष निकलता है। तो यह जो रेखा है उसको मान लीजिए यहाँ डी बिंदु दे देते हैं और ई, माने ए बी को डी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है और ए सी को ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो चलिए हम अब इसको प्रूव्ड करते हैं। किस प्रकार प्रूव्ड करेंगे? देखिए, प्रूव को हिंदी में उपपत्ति भी कहा जाता है। पहले प्रमेय हम लोग सिद्ध करते थे तो उसमें किस तरह से लिखते थे, एक बार दिया गया है, एक बार रचना करते थे, एक बार साबित करना, लिखना, सब लिखना पड़ता था, उसके बाद प्रूफ लिखना पड़ता था। लेकिन अब डायरेक्ट उपपत्ति लिखिए और शुरू कर दीजिए। दोनों तरह से देखिएगा तो एनसीईआरटी में इसी तरह से दिया हुआ है। यह नया मैंने मान लीजिए ट्रेंड है और इस पर एग्जैक्ट नंबर मिलता है। और यह भाषा क्यों उपयोग किया जाता है, यह नया वाला, यह आपको समझ में आने लगेगा जब हम लोग प्रमेय को प्रूव्ड करेंगे। तो देखिए, हमें त्रिभुज क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज दिया हुआ है। तो क्या लिखेंगे हम, एक त्रिभुज ए बी सी दिया है। हम लिख दिए, यहाँ भी दिया है, आप वहाँ लिखते पहले दिया है त्रिभुज ए बी सी। अब देखिए, एक त्रिभुज दिया हुआ है और इसमें क्या दिया हुआ है, हम जो माने हैं उसको लिख देंगे, क्योंकि यह दिया हुआ है तभी ना हम माने हैं। इतना तो दिया हुआ है, हम कुछ रचना अपने से किए नहीं है, इतना दिया हुआ है। तो इसमें दिया क्या है, डी ई समानांतर बी सी, माने जो हम रेखा खींचे हैं यह वह क्या है, डी ई रेखा है। क्योंकि रेखा का कोई छोर होता नहीं है तो हम बीच का भी 2 पॉइंट लेते हैं नाम देने के लिए। तो हम यही 2 लिए हुए हैं, जो प्रतिच्छेद भी कर रहा है, माने एसी पर भी, ए बी पर और एसी पर भी है और उस रेखा पर भी है। तो हम वहीं 2 पॉइंट डी और ई लिए हुए हैं। तो हम डी और ई से रेखा को दर्शा देते हैं और बीसी के समानांतर खींचे हुए। तो लिख दिए हैं, जिसमें डी समानांतर बीसी खींचा है, जो ए बी एवं एसी को क्रमशः का मतलब क्या होता है, जो पहले वह पहले, जो बाद में है वो बाद में। तो ए बी को, जो ए बी को किस पर काटता है, ए बी को डी बिंदु एवं एसी दिया हुआ है तो एसी को ई बिंदु पर काटता है। यह हमें प्रमेय में दिया है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, तो हमें सिद्ध करना है, लिख देंगे डायरेक्ट सिद्ध करना है। अब सिद्ध हमें क्या करना है वह लिख देंगे और इसको अंडरलाइन कर देंगे, क्योंकि यही हमारा इंपॉर्टेंट है। क्या, यह दिया हुआ है, एक त्रिभुज दिया हुआ है और जो यह डी ई समानांतर, जो एक रेखा बोला हुआ था वह उसको हम लोग डी ई मान लिए। तो डी ई समानांतर बी सी दिया हुआ है, जो डी ई है, जो ए बी को डी बिंदु और ए सी को ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इतना दिया हुआ है। और हमें प्रूव्ड क्या करना है, अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बढ़ता है। तो अन्य 2 भुजा क्या है, ए बी है और ए सी है, इसको समान अनुपात में बढ़ता है। तो समान अनुपात इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ए डी बटे बी डी बराबर, समान अनुपात में सिद्ध बांट रहा है, यही सिद्ध करना है। ए डी अपॉन ए बी वाला लिख दिए, देखिए ए बी वाला लिख दिए। अब क्या लिखेंगे, ए सी वाला, जिसमें क्या आएगा, ए ई अपॉन सी ई। हमें यही प्रूव्ड करना है, यह दोनों समान अनुपात में होगा तो यह कथन सत्य होगा, और थ्योरम है तो यह सत्य है, दिया हुआ है। और यह सत्य कैसे, हम इसे प्रूव्ड करेंगे। अभी तक 9th का एक प्रमेय का भी उपयोग होगा तो वो आगे होगा, लेकिन हमें क्या लाना है, हमें लाना है ए डी अपॉन बी डी। देखिए ए डी अपॉन बी डी किस तरह से आएगा, अभी तक हम लोग तो त्रिभुज में 10th में कोई कुछ पढ़े नहीं है, तो हम 9th का ही प्रयोग करेंगे। 9th में हम क्षेत्रफल भी पढ़े थे, उसमें बहुत कुछ पढ़े हुए थे, तो उसी का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, इसके लिए हमें रचना करना पड़ेगा।
अगर इन दोनों माने देखिए AD, AB में AD है और AC में AE है, यह दोनों कॉमन किस में है? तो त्रिभुज ADE में कॉमन है, तो इसलिए हम इसको मानेंगे। अगर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल पूछा जाए तो क्षेत्रफल हम किस तरह से निकालेंगे? विषमबाहु का फॉर्मूला लगाएंगे। मेन फार्मूला हमारा क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, मेन फार्मूला यह होता है। तो इसमें हमें एक लंब डालना पड़ेगा, तो जो जिसे हम रचना कहते हैं। तो इस तरह से पहले वाले विधि में लिखना पड़ता, तो यहाँ दिया गया है, यहाँ सिद्ध करना है, उसके बाद रचना लिखती है। और इस तरह से यहाँ डायरेक्ट लिख भी सकते हैं। देखिए, तो इसमें रचना क्या करना है? इसको F मान लेते हैं और इसको G मान लेते हैं और इन दोनों को मिला देते हैं। हमें रचना इतना ही करना है, इसमें अब क्यों करना है आपको आगे मालूम चल जाएगा। देखिए, तो हमने इसमें क्या किया है उसी को हम लिख देंगे। क्या किए हैं? B और E को मिलाए हैं और C और D को मिलाए हैं। और यहाँ क्या किए हैं? देखिए, E बिंदु से हम AB पर लंब डाले हुए हैं, यह AB पर भी लंब डाले हुए हैं और AD पर, क्योंकि AB में ही AD है तो हम डायरेक्ट बड़े वाला का नाम ले लेंगे। तो क्या किए हैं हम? तथा EF लंब किस पर डाले हुए हैं? AD, AB कहिए या AD कहिए, लेकिन AB का ही हिस्सा है AD, तो हम लोग पूरा बड़ा वाला ही ले लेंगे। और दूसरा क्या किए हैं? DG लंब एवं DG लंब AC डाले हुए हैं। इतना लिख दीजिएगा तो भी चलेगा, या यहाँ लिख दीजिए पुराने विधि के अनुसार, यहाँ दिया गया है, उसके बाद सिद्ध करना है और यहाँ रचना। देखिए, इसमें क्या है कि हमें जब जरूरत पड़ेगा, अगर मान लीजिए हमें रचना लिखना है तो हम रचना कहाँ लिख देंगे? पहले कहीं सिद्ध करने से पहले हम लोग रचना लिख दी, तो पहले सिद्ध करने का लिखा जाता है, उसके बाद रचना लिखा जाता है, और उसके बाद प्रमाण देते हुए हम लोग प्रूव्ड करते हैं। हमें लाना क्या है? हमें एक बार यह लाना है AD/BD किसी तरह से लाएंगे और दूसरा बार AE/CE लाएंगे और दोनों को बराबर कर देंगे। तो इतना यह भाषा लिखने का तरीका है। पहले जो दिया गया है, दूसरा नंबर में जो सिद्ध करना है, तीसरा नंबर में जो सिद्ध करने के लिए हमें जो आवश्यक नहीं है उसका रचना कर, जो नहीं दिया गया है हमें आवश्यक है सिद्ध करने में, तो उसका हम रचना करते हैं, तो उसे रचना लिख देते हैं। और थर्ड नंबर में प्रमाण लिखते हुए हम लोग माने ये प्रूव्ड कर देते हैं। यह तो प्रमाण पूरा लिखा ही जा रहा है, क्योंकि प्रमाण में आता है जो दिया गया है, जिसे सिद्ध करना है, जिसे रचना करें, यह तो सभी प्रमाण के लिए ही न कर रहे हैं, तो यह प्रमाण में भी आ जाएगा। तो इतना लिख लीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमें सिद्ध क्या करना है? AD/BD और AE/EC यह दोनों बराबर होना चाहिए, माने दोनों का अनुपात समान होना चाहिए। तो हमें क्या लाना होगा? AD/ कहीं से BD लाना होगा और दूसरा नंबर AE/EC लाना होगा। हम जो रचना किए हैं उसमें से देखिए आप लोग, त्रिभुज है उसमें कुछ संबंध दिख रहा है कि हम किस प्रकार से AD/DB लाएं। देखिए, यहीं पर हमें सोचना होता है, क्योंकि यह LHS है और यह RHS है, मैंने लेफ्ट बाएं में यह इतना है और दाएं में यह है। एक बार बाएं का लाएंगे और एक दूसरी बार दाएं का लाएंगे और बराबर कर देंगे, प्रूव्ड हो जाएगा। तो देखिए, हमें AD/DB किस तरह से आएगा? अगर हम त्रिभुज ADE में बात करेंगे तो अगर इसको आधार माने तो इसको ऊंचाई मान सकते हैं, और इसमें है
त्रिभुज DEB में अगर हम DB को आधार माने तो इसके साथ लगे हुए इस कॉर्नर पर ऊंचाई क्या है, तब भी यही है। तो हम इनको बना करके क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख करके अगर बटा में करेंगे तो आ जाएगा AD/BD। तो देखते हैं, अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, त्रिभुज AD का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार 1/2, 1/2 गुणे हमें क्या लाना है, AD/DB लाना है। तो हम आधार मान लेंगे AD को, तो आधार हो जाएगा इंटू आधार क्या है, हो जाएगा AD। ऊंचाई, ऊंचाई क्या होगा, E और F हो जाएगा। EF ऊंचाई हो गया। अब देखिए एक आ गया AD। अब दूसरा नंबर हम बटा में लाने के लिए क्या करेंगे, देखिए बटा में लाने के लिए अब हमें क्या लाना चाहिए, DB चाहिए। और साथ साथ अगर इसका क्षेत्रफल अगर लिखते हैं तो उसमें इसके साथ ऊंचाई भी जुड़ी होनी चाहिए। तो इसी पर हमारा लंब क्या है, FE लंब है। तो हम इसका उपयोग करके कि अब देखिए BD भी आना चाहिए और ऊंचाई भी आना चाहिए, माने आधार पर ऊंचाई भी आना चाहिए। तो यह किस त्रिभुज का क्षेत्रफल बनेगा जिसमें हमें माने DB आधार मिल जाना चाहिए। तो हमें दिख रहा है कि DEB एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें हमारा DB क्या होगा, आधार होगा। तो हम अब लिखेंगे क्या, AR त्रिभुज DEB, माने एरिया ऑफ त्रिभुज DEB। तो DEB में हम क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुणे आधार, आधार हम DB मान लेंगे, गुणे ऊंचाई, ऊंचाई क्या होगा, E और F हो जाएगा। EF ऊंचाई हो गया क्योंकि यही लंब है, यही हमारा इससे हाइट इसका बताएगा। तो देखिए हमें क्या लाना है, यहाँ पर AD/BD लाना है, BD कहिए या DB कहिए। तो देखिए यहाँ AD भी आ गया है और BD भी आ गया है, अब हम इसको मने बटा में कर देते हैं। अगर हम इस तरह से लिखे AR त्रिभुज ADE/AR त्रिभुज DEB बराबर क्या होगा, 1/2 गुणे AD गुणे EF अपॉन 1/2 गुणे BD गुणे EF। देखिए कुछ कट रहा है, यहाँ 1/2 कट जाएगा, यहाँ EF कट जाएगा, अर्थात क्या आया हमारा फाइनली, इसको या कहते हैं, यह इम्प्लाई मैंने ज़्यादा करके सेट वाले चीज़ में दिया जाता है जो ISC में आप लोग पढ़ेंगे, और नहीं तो उसका भी प्रयोग कर देंगे तो कोई गलत नहीं होगा, लेकिन यह लिख दिया जाता है क्योंकि अभी सेट का हम लोग पढ़े नहीं हैं, तो इसलिए वो डायरेक्टली सेट के लिए ही उपयोग होता है। तो यहाँ क्या आ गया, ए हमारा क्या आ गया, LHS आ गया, AD/BD। अब क्या हमें लाना है, AE/CE। इसी प्रकार हमारा आ जाएगा AE/CE। एक बार इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लेंगे तो यह हाइट लेंगे, यह इसको आधार मानेंगे, दूसरी बार इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लेंगे और इसको आधार मानेंगे, क्योंकि ऊंचाई हमें इस कॉर्नर से मिल जाएगा, इस कॉर्नर से ऊंचाई मिल जाएगा यह। इसी तरह से अगर करें, इसी तरह लिख देंगे, क्या आ जाएगा हमारा, त्रिभुज AR एरिया ऑफ त्रिभुज
ई और डी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई बराबर, देखिए इसका हम क्षेत्रफल लिखेंगे तो क्या आएगा, इसका क्षेत्रफल 1/2 आएगा। तो हम इसी में लिख करके कटा दे रहे हैं। आधार क्या मानेंगे, ए ई, तो इसके साथ ऊंचाई क्या हो जाएगा, डी जी अपॉन, यह लोग आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन हम समझाने के लिए बता दे रहे हैं। और इसमें क्या होगा, इसमें हमें आधार क्या लेना है, सी ई, तो 1/2 गुने आधार सी ई गुने ऊंचाई, ऊंचाई हमारा क्या है, इसके समरूप। अगर इस ऊंचाई को हम मिटा दें, देखिए यह फाइनली हमें किस तरह से मिल रहा है, एक हमें इस तरह से त्रिभुज मिल रहा है, इस तरह से त्रिभुज मिल रहा है, लेकिन इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं तब यहाँ से लंब हो रहा है हमारा। यह थोड़ा सा गलत हो गया, इसको और इधर से ला देते और इधर से ले जाते। देखिए हम इसको अगर हम नचाते हैं तो किस तरह से होगा, यह इस तरह से हो जाएगा। और हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ से हमें लंब मिलेगा। तो हमारा इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या हो जाएगा, यह लंब हो जाएगा, जो क्या है, डीजी है। अब देखिए कटाइएगा तो आपको लास्टली क्या प्राप्त होगा, यह कट जाएगा और यह कट जाएगा। लास्टली क्या प्राप्त हो गया, ए ई अपॉन सी ई प्राप्त हो गया। तो आप इसी तरह से लिख देगा, इसी तरह इतना बटा इतना बराबर ये हो। अब देखिए हमारा दोनों का आर एच एल आ गया, ए डी अपॉन बी डी यहाँ आया हुआ है और ए ई अपॉन सी ई यहाँ आया हुआ है। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। देखिए अब हमें क्या बराबर करना है, और देखिए यह भी त्रिभुज एक ही है, ए डी ई, इसका भी क्षेत्रफल वही होगा, और ए ई डी ये इसी त्रिभुज का नाम है, तो इसका भी क्षेत्रफल सेम त्रिभुज है तो क्षेत्रफल सेम ही होगा। अब हम एक दूसरा नंबर क्या है, त्रिभुज डी ई बी, त्रिभुज डी ई बी, यह वाला त्रिभुज है डी ई बी, और इधर क्या है, सी ई डी, सी ई और डी। हमें क्या, अब इन दोनों, मान लीजिए इसको अगर एक मान लेते हैं, इसको 2, तो इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल अब हमें बराबर करना होगा, क्योंकि यह बराबर करेंगे, यह बराबर कर देंगे तो बायां पक्ष हमारा बराबर हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली दायां पक्ष बराबर हो जाएगा। तो हम इसे बराबर किस तरह से करें, किस तरह से करें, देखिए 9th में आप लोग पढ़े होंगे एक थ्योरम, दो समानांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार या बराबर आधार वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो देखिए हमें क्या दिया हुआ है, यह BC समानांतर DE दिया हुआ था, यह थ्योरम में ही दिया हुआ है, तो यह समानांतर भी है। तो दो समानांतर हो गया रेखा, और इनके बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल, माने इनके बीच बने, अब 2 है हो या 3 हो, बराबर आधार या एक ही आधार वाले क्षेत्रफल त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। यह हम लोग 9th में पढ़े हुए हैं। तो देखिए इन दोनों त्रिभुजों का एक आधार यह मान ले सकते हैं इसमें, क्योंकि हम भुजा में कोई भी आधार मान सकते हैं, त्रिभुज के किसी भी भुजा को आधार मान सकते हैं। तो हम क्षेत्रफल के लिए इसको माने थे, और अब इन दोनों को बराबर करने के लिए इसको मान लेंगे, क्योंकि देखिए अब दो समानांतर रेखा अगर लेते हैं इस तरह से, दो समानांतर रेखा हो गया, यहाँ बिंदु B है, यहाँ D है, और यहाँ E है, और यहाँ B है, और यहाँ C है, यह है, और इसी के बीच बना हुआ है त्रिभुज। क्या बना हुआ है, DEB, एक यह त्रिभुज बना हुआ है और एक यह त्रिभुज बना हुआ है ECD,
माने दो त्रिभुज बना हुआ है। तो देखिए एक ही समानांतर रेखा है, यह एक ही समानांतर रेखा है और क्या है, एक ही आधार है। इसमें जुड़ा क्या है, कॉमन क्या है, यह है। तो एक आधार हो गया, तो इनके बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। अगर मान लीजिए यह यहाँ से अगर यहाँ जाकर के मिलता ना, एक ही आधार है और एक ही समानांतर रेखा के बीच में है, तो अभी इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता। चाहे वह यहाँ भी आकर के मिल जाए तब भी बराबर होगा। यह हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं, तो उसी का प्रयोग करेंगे और यह बराबर हो जाएगा और हमारा प्रमेय सिद्ध हो जाएगा। देखिए अब ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं ताकि लिखने में अब जगह नीचे नहीं है, तो यह मिटा करके देखिए, तो वहीं लिख दिए हैं। यहाँ जगह नहीं था तो ऊपर मिटा करके लिख दिए हैं क्या, एक ही। यह हम 9th में पढ़े हैं इसलिए हम जानते हैं, 10th में पढ़ रहे हैं तो इसलिए लिख दे, चूँकि एक ही समानांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। हम इसलिए यहाँ एक ही लिखे हैं क्योंकि आधार एक ही है। अगर बराबर होता और अलग अलग होता तो हम बराबर लिख देते हैं। तो एक ही आधार या बराबर आधार वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। वह अनगिनत त्रिभुजों, यह यहाँ तक जैसे कि नीचे हम बता ही दिए हैं। तो अब देखिए क्या इसमें यह त्रिभुज का क्षेत्रफल और यह दोनों बराबर है, और यह अब बराबर हो गया। तो हमारा फाइनली क्या होगा, यह बराबर हो जाएगा। अब क्या, अब समीकरण 2 में देखते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या था, ए आर त्रिभुज ए ई डी अपॉन, अब देखिए समीकरण 2 में क्या था, ई सी डी त्रिभुज ए आर त्रिभुज ई सी डी, त्रिभुज ई सी डी के क्षेत्रफल किसके बराबर है, यह। तो हम यह अभी लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख रहे हैं, ए आर त्रिभुज डी ई डी बी ई बराबर क्या, अब यहीं हम लिखेंगे ए ई अपॉन सी ई। अब देख लीजिए हमारा क्या आ गया फाइनली, और यह क्या है, डी बी ई ए डी ई दोनों त्रिभुज समान आ गया। तो अब इसको हम समीकरण अगर 3 मान लें तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 एवं 3 से हमारा क्या प्राप्त हो गया। देखिए दोनों का बायां पक्ष बराबर है तो ऑटोमेटिकली है कि दायां पक्ष बराबर होगा। बायां पक्ष बराबर है, यह क्या है, यह पूरा इसके बराबर है और यह इसके बराबर है और यह इसके बराबर है। यह दोनों एक ही हो गया तो क्या हो जाएगा, यह इसके बराबर हो जाएगा। अर्थात क्या आ जाएगा, ए डी अपॉन बी डी बराबर ए ई अपॉन ई सी। सी हमें क्या प्रूव्ड करना था, ये हमें यही प्रूव्ड करना था। अर्थात क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। हम किसी भी थ्योरम को प्रूव्ड करेंगे तो क्या होगा, पहले जो दिया गया होगा, जैसे इसमें क्या दिया था त्रिभुज ए बी सी सी है, माने एक त्रिभुज दिया हुआ था। तो हम त्रिभुज का नाम लेते हुए बोलेंगे, क्योंकि हम बना रहे हैं तो त्रिभुज का नाम लेते हुए क्या बोलेंगे, ए बी सी एक त्रिभुज है दिया है जिसमें क्या है, डी ई समानांतर बी सी, यही दिया हुआ था। हम क्या, हमें सिद्ध करना था, जैसे कि हम नाम दिया था उसके अनुसार हम लिखेंगे। सिद्ध क्या करना है, ए डी अपॉन बी डी और ए ई अपॉन सी, अर्थात हमें समान अनुपात में अन्य दो भुजाओं को विभाजित कर रहा है तो उसको हम लिख दिए हैं यहाँ। और हमने रचना क्या किया, इसको इस यहाँ मिला दिया, इसको यहाँ मिला दिया, यहाँ से एक लंब डाल दिया और यहाँ से यहाँ एक लंब डाल दिया, दो रचना किए थे तो वो लिख देंगे। और हमें पहले लाने का कोशिश करेंगे बायां पक्ष, उसके बाद लाने का कोशिश करेंगे दायां पक्ष, और जब दोनों आ जाएगा तो देखेंगे किस तरह से बराबर होगा। जैसे उसमें इसमें क्या आया था, यह त्रिभुज तो पहले ही बराबर हो गया था, लेकिन इसको बराबर करने के लिए हमें 9th में एक थ्योरम पढ़े थे, बस याद कर लिए और उसी का अप्लाई कर दिए, थ्योरम प्रूव्ड हो गया। तो अब देखिए अभी इस पर क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, क्या करेगा, यहाँ 3 दे देगा, यहाँ 6 दे देगा, यहाँ 9 दे देगा। मान लीजिए एक हम उदाहरण ले रहे हैं और यहाँ कुछ नहीं दिया, यहाँ हम x दे दिया, तो पूछेगा x का मान क्या होगा। तो हम क्या जानेंगे इस पर में से, और दिया रहेगा यह समानांतर, यह इतना जरूर दिया होगा, दिया नहीं होगा तो हम नहीं बनाएंगे।
अगर यह समानांतर नहीं दिया होगा या किसी दूसरे भाषा में बोल देगा या कहीं दूसरे से इंडिकेट करेगा कि यह समानांतर है, तो हम समानांतर अगर किसी प्रकार से यह दे दिया है तो हम क्या करेंगे, x/3 बराबर 9/6 लिख करके सॉल्व कर लेंगे। क्या करेगा, कभी यह पूरा पूछ देगा तो जब x का मान निकल जाएगा तो इसमें जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। इन्हीं दो टाइप से हमें क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। यह डायरेक्ट भी पूछ सकता है। इसका जो कथन था, एक किसी त्रिभुज में थेल्स प्रमेय का जो कथन था क्या था, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। यह 2 नंबर में पूछता है लिखने के लिए केवल, और बनाने के लिए 5 नंबर में पूछेगा। इस पर क्वेश्चन पूछेगा वो 4 नंबर का रहता है या 3 नंबर का रहता है। तो चलिए रोज हम लोग इसी सुबह में 10th का क्लास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।